नमस्कार मित्रों, पगडंडियाँ चैनल पर हमारा एक एपिसोड जो कि किताबों पर है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी कुछ पसंद की 5 कविता संग्रह, यानी कविताओं की कुछ किताबें। आपकी पसंद की बहुत सारी कविताएँ हो सकती हैं, मैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर या जहाँ भी ये अवसर आया, मैंने ये स्वीकारा है कि मुझे कविता की बहुत अच्छी समझ नहीं है। बावजूद इसके कुछ संग्रह ऐसे पढ़े, कुछ कविताएँ ऐसी पढ़ी, जिनको मुझे समझने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो खुद हमारी एक समझ बनती चली गईं। वो हमारी समझ का एक हिस्सा बनती चली गईं। तो ऐसी कुछ 5 कविता की किताबें हैं, जिन पर आज मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। आप लोग चाहें तो ये एक बार देख सकते हैं और बहुत सारी आपने देखी भी होंगी, लेकिन शायद एक आध संग्रह ऐसे हैं जो अप्राप्य हैं, यानी जो शायद अब ना मिलें। और ना मिलने की कोई उद्घोषणा नहीं है, मिल भी सकते हैं, प्रयास अगर करेंगे और आप अगर इसके कविता पढ़ने के शौकीन होंगे। और हिंदी साहित्य में बड़ा सुंदर लिखा गया है, सच में बहुत सुंदर लिखा गया है, बस आवश्यकता है पढ़े जाने की। तो मैं फालतू की बातें ना करके मैं सिर्फ एक परिचय दूंगा या कुछ एक आध कविताएं उनकी आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहला कविता जो संग्रह है हमारे सामने, वो हमारे शहर के यानी हमारा जो मूल शहर है, वो शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती रही है। शाहजहांपुर ने साहित्य को बहुत सुंदर तोहफा दिया है। वो चाहे आपको भुवनेश्वर जी के रूप में हो, चाहे हृदय जी के रूप में हो, और चाहे अन्य रूपों में भी। तो उसी क्रम में हमारे शहर के जो एक रचनाकार हैं, उनको किसी ने कहा था छोटे शहर के शांत रचनाकार, यानी और वो बड़ा सुंदर रचनाकार हैं और उनका नाम है श्याम किशोर सेठ। श्याम किशोर सेठ जी से कई बार मुलाकातें हुई और उनकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी, लेकिन ये संग्रह और इसकी कुछ कविताएं मुझे बहुत प्रिय है। ये संग्रह कोई खतरा नहीं, बहुत पुराना संग्रह है ये। मैं उनके पास से ही एक बार लेकर आया था, उनसे ही मिली, और मुझे लग रहा कि काफ़ी पहले छपा था। इसके कागज़ भी अब पीले पड़ गए हैं और टूटने-मुड़ने लगे हैं। ठीक बक्सरिया शाहजहांपुर प्रतिमान प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, 35 रुपए मूल्य में, और ये इसका द्वितीय संस्करण है 1990 का। तो ये जो है, तो क्या नाम, श्याम किशोर सेठ जी जो हैं, वो मतलब बहुत शांत रहने वाले रचनाकार हैं, लेकिन उनकी जो बिंबधर्मिता है, उनकी जो सूक्ष्म दृष्टि है, वो बहुत गजब की है। इसलिए मुझे इनकी कविताएं पसंद हैं। मतलब पूरा बात कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, और लास्ट में जिस तरीके से उस स्टेटमेंट को कविता में बदल देते हैं, ये बड़ा ही उनकी प्रिय शैली है। मतलब बहुत अच्छी शैली है। यही शैली मुझे बाद में आगे चलकर महेश पुनेठा की लगी, तो उनकी भी एक किताब हमारे इस क्रम में शामिल है आज। तो इस संग्रह की मैं कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ, तो अगर संभव हो तो ये कविताएं जरूर पढ़िएगा आप लोग। तो जैसे है शिक्षक, पहला एक कविता है। वह सिखाता है बच्चे को एक सीधी लकीर खींचना। वह सिखाता है बच्चे को एक सीधी लकीर खींचना। वह जोर देता है लकीर के सीधी होने पर। वह सजा देता है लकीर के सीधे ना होने पर। बहुत कठिनाई से बच्चा खींचता है कागज पर एक सीधी लकीर। एक सीधी लकीर कागज पर कोई आकृति नहीं बनाती। अब देखिए कैसे स्टेटमेंट आए और लास्ट की 3 पंक्तियों में उसको कविता बना दिया गया। तो ये गहराई है इस काव्य लेखन की। ठीक है। एक और बड़ी मजेदार कविता है इनकी, कोई खतरा नहीं है। बिल्लियों ने शिकायत की शेर से। आप देखिए वर्तमान पर कैसे ये कविता लागू होती है। बिल्लियों ने शिकायत की शेर से, आपके राज्य में चूहे बिल्ली को बिल्ली नहीं समझते हैं। कुत्तों ने शिकायत की शेर से, आपके राज्य में बिल्लियां कुत्ते को कुत्ता नहीं समझती हैं। घोड़ों ने शिकायत की शेर से, आपके राज्य में गधे घोड़े को घोड़ा नहीं समझते हैं। शेर के सचिव ने सबको उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, जब तक सब लोग शेर को शेर समझते हैं तब तक कोई खतरा नहीं है। तो इस प्रकार की इनकी कविताएं हैं। सीखने की जरूरत एक और इनकी अच्छी कविता है। मैंने धीरे से कहा, कृपया सुनिए। उन्होंने ही नहीं सुना, मैंने दोहराया, सुनिए।
उन्होंने इस बार भी अनसुना कर दिया। मैंने उनके कान से मुंह सटाकर जोर से कहा, सुनो। वह एकदम चौंक पड़े, डर गए थे शायद, नाराज होते हुए बोले, चीखने की क्या जरूरत है? क्या मैं बहरा हूं? मुझे नहीं मालूम वह बहरे थे या बहरे होने का बहाना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी हर बात बहुत ध्यान से सुनी और वही किया जो करने के लिए उनसे कहा गया था। तो चीखने की आवश्यकता उस समय भी रही होगी जब ये कविता लिखी गई, और चीखने की आवश्यकता आज भी है। जो वर्तमान परिदृश्य, जो चीजें हम आज देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कविताएं इनकी हैं, और इनकी एक बड़ी सुंदर कविता है। वो कविता मैं अक्सर पढ़ता हूँ, और कई प्लेटफॉर्म पर मैंने वो कविता सुनाई है। तो इस कविता से आप ये समझ सकते हैं कि इनकी जो संवेदनाएं हैं वो किस गहराई तक जाती हैं। तो कविता है राम झरोखा। वह एक बदरंग दीवार थी जो उम्र के किसी नाजुक दौर में हमारे और पिता के बीच खिंच गई थी। वह एक बदरंग दीवार थी जो उम्र के किसी नाजुक दौर में हमारे और पिता के बीच में खिंच गई थी। पूरे घर में सिर्फ माँ थी जो दीवार को लांघ कर इधर से उधर और उधर से इधर आ जा सकती थी। माँ की कोशिशों ने दीवार में सेंध लगाकर एक खिड़की खोल दी थी। माँ की कोशिशों ने दीवार में सेंध लगाकर एक खिड़की खोल दी थी। हमने उसमें ताला लगा चाबी घर के पुराने कुएं में फेंक दी थी। हर बार उस ऊंची दीवार को लांघने में माँ को तकलीफ होती होगी, हमने यह कभी नहीं सोचा। एक दिन इसी तरह दीवार लांघकर उस ओर से हमारी ओर आते हुए अचानक माँ औंधे मुंह गिरी और मर गई। दीवार तो अपनी जगह पर रही, लेकिन माँ की मृत्यु से उसकी कभी ना खुलने वाली खिड़की अचानक भड़ाक से खुल गई। ये कविता मतलब अंदर तक झकझोरती है। कैसे समाज में, घरों में, परिवारों में दूरियां जो बढ़ रही हैं, ठीक है, अब वो जो खिड़की बंद हो चुकी है, ऐसा कौन सा पल होगा जब वो भड़ाक से खुलेगी। तो इस प्रकार की कविताएं हैं श्याम किशोर सेठ जी की, और मुझे लग रहा कि ये कविताएं एक नज़र सभी मित्रों को देखना चाहिए। बड़ी सुंदर कविताएं हैं। कोई खतरा नहीं, श्याम किशोर सेठ की कविता। इसी क्रम में एक दूसरी किताब है हमारे पास, ये भी हमारे ही शहर के रचनाकार हैं। मैंने स्थानीय रचनाकारों को चुना इस बार, और कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े नाम रहा है जिनका। तो राजेंद्र च्यवन जी, ये भी हमारे शहर शाहजहांपुर के ही है, और इनकी जो किताब है, ठंडी नहीं होती कभी आग। ठंडी नहीं होती कभी आग। तो इस पर एक आचार्य भिक्खु मोगलायन जी, वो भी शहर के ही हैं, उनके फ्लैग पे लिखते हैं, आग होगी तो वह ठंडी क्यों होगी। आग होगी तो वह ठंडी क्यों होगी, और अगर हो गई ठंडी तो खो देगी अपना अभिधान, बन जाएगी राख, बच्चे पैरों से रौंदेंगे, और कोई महात्मा मलकर शरीर पर चमकाएगा अपना व्यापार, बांट कर पुड़िया में भभूत, सचमुच ठंडी नहीं होती कभी आग। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने लिखा है, ठंडी नहीं होती कभी आग। तो ये भी बड़ी सुनने वाली और पढ़ी जाने वाली, गंभीरता से पढ़ी जाने वाला कविता संग्रह है। इसकी जो कविताएं हैं गजब की कविताएं हैं। आत्महत्या के बाद बारात कितनी भयानक थी, मैंने मखमली केस से निकाला वह विष बुझा छुरा, जो मुझे मेरी पहली प्रेमिका ने भेंट स्वरूप दिया था और कहा था, प्यार करना छुरे की धार पर चलने के समान है। मैंने बड़ी संजीदगी से सिर हिलाया था। एक डरावना विचार मेरे मन में कुरेद गया था। तदुपरांत ऑफ कर दिया मैंने स्विच। अंधकार हजारों भंगरों सा रेंग गया था मेरे कमरे में। अब समय बहुत उपयुक्त है, मैंने सोचा, और घुप से छुरा भोंक दिया। एक तेज चीख, केवल चीख, और सब शांत। लहूलुहान मेरा सब फर्श पर पड़ा था। मैं निर्विनेश नेत्रों से देख रहा था। आज मैंने बहादुरी और अत्यंत चतुराई का कार्य किया था, जिसका कोई साक्षी नहीं था। तभी मेरा शव एक झटके से उठा। उसने छुरा मेरे हाथों से छीन लिया, झपट कर सड़क पर आ गया। कुप कुप राहगीरों के सब लुढ़कने लगे। ये झिझकहीन हत्याएं अब मेरे लिए आनंद और मनोरंजन का विषय बन गई थी।
कि किस सहजता से अपनी बात ये कह जाते हैं। शेष रह जाओगे केवल तुम, ये भी इनकी एक कविता है राजेंद्र च्यवन जी की। विश्वास के सारे महल खंडहर बने, अब क्षितिज को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। विश्वास के सारे महल खंडहर बने, अब क्षितिज को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। चीखती धरती गगन की आंख में सैलाब रोता, ओह मिथ्या ये घरौंदे, शून्य में डबडबाया मैं खो गया हूँ, नांग फनियों पर दौड़ता जा रहा हूँ मैं। बस झील में उतराती नजर आती कमल की विकची पंखुड़ी ढाके, हरी कोई परत और मानस हंस के जोड़े, झिल्लीदार पैरों को थपथपाते फड़फड़ाते पंख, कुछ ढूंढते हैं पहाड़ों के प्रतिबिंब ओझल। प्राण दर्पण पर कुहासा उभर आया है, अब तुम्हारा हर स्वर धुंधला गया है, और न जाने कब मेरा अस्तित्व ही बर्बाद कर दे, शेष रह जाओगे केवल एक तुम। तो इस प्रकार की ये कविताएं इनकी हैं। तो ये संग्रह भी देखा जाना चाहिए और प्रकाश में आना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। इस दृष्टि में हमारे एक मित्र जो हमें बरेली में मिले और मित्रता हुई, श्री विलास सिंह जी हैं। ये यहाँ पर अधिकारी थे एक बड़ी पोस्ट पर, और उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जो उनकी कविताओं को पढ़ने का एक सिलसिला चला, वो बड़ा ही अद्भुत था। आपका काम अनुवाद पर बहुत अच्छा है, विश्व की प्रसिद्ध कहानियों का आपने अनुवाद किया है, विश्व की प्रसिद्ध कविताओं का आपने अनुवाद किया है, और स्वयं तो जो कविता लिखते हैं वो तो ऐसा लगता है कि जैसे अपना घर गांव सब कुछ उन्होंने यहाँ पर लाकर रख दिया हो। तो उनका ही एक संग्रह है कविता के बहाने, श्री विलास सिंह जी का कविता के बहाने संग्रह है, जो कि परिंदे प्रकाशन से छपा है। तो उनकी कुछ कविताएं हैं, दो तीन बड़ी सुंदर कविताएं। जैसे पहली एक पंछी, लौट के मत आना इस गांव, अब यहाँ नहीं रही कुतरने लायक बाजरे की गदराई बालियां, मटर की रसभरी छिमियां, चने के धानी धानी खेत, छिड़का गया है जहर सब पर अभी अभी, उजड़ गए बाग, रसीले अमरूदों के खत्म है मिठुआ आम और निपकौरियां भी, बचे हैं बस यूकलिप्टिस के बांझ पेड़, आम महुआ जामुन इमली सबको लील गया लालच का दैत्य, मत आना लौट के इस ठाव, अब बची नहीं रही जगह, घरों में हमारे दिलों में भी नहीं, जहां बना सको तुम घोंसला। पत्थर के पक्के घरों और महलों के बीच कौन बचाए रखता छप्पर और खपरेल तुम्हारे घोंसलों के लिए, हमारे बच्चों को भी आसमान छूने की तैयारियों के बीच अब कहाँ है फुर्सत बतियाने की तुम्हारे बच्चों से, और खत्म हो गया है पानी भी आंखों से और जमीन से भी, अब यहाँ कोई जगह बची नहीं जहाँ तुम बुझा सको प्यास चोंच भर के और कर सको निश्चिंत जल क्रीड़ा, बीत गए मौसम हरियाली के इस गांव से, उजड़ गई ऋतुएं जो बिछाए रहती फूलों की चादरें तुम्हारे स्वागत में, और गूंजती रहती दिशाएं तुम्हारी मोहक कूंज से, अब तो हवाओं में है गंध मौत की और चारों तरफ फैले हैं बहेलियों के जाल, उड़ जाना पंछी फिर मत आना लौट के इस गांव। तो गांव से दूर होने का जो एक दर्द है, ये जो बदलाव जो देखा है, उस पर भी इसके संदर्भ में बात की जा सकती है। पाँव के नीचे की जमीन एक इनकी और बड़ी सुंदर कविता है। पाँव के नीचे की जमीन, गांव में अब बच्चे नहीं खेलते गुल्ली डंडा कबड्डी छुपा छुपी, अब वे नहीं बनाते मिट्टी की गाड़ी, नहीं पकड़ते तितलियां गौरैये और कबूतरों के घोंसलों में देख उनके बच्चों को अब वे नहीं होते रोमांचित, अब उन्हें रोज नहीं चमकानी पड़ती लकड़ी की तख्ती डिबरी की कालिक से मांझ कर, और ना ही उस पर बनानी पड़ती हैं दूधिया संतरे खड़िया से, और अब वे नहीं रटते पहाड़े दो दूनी चार। क्रिकेट टीवी कंप्यूटर मोबाइल और सोशल मीडिया के युग में खपरेल की जगह स्कूल की पक्की इमारतों और अंग्रेजी के पैबंद के बावजूद क्यों लगता है कि इन बच्चों के लिए हम नहीं तैयार कर पा रहे वह ठोस जमीन जहां बैठ वे बुन सके सपने भविष्य के, खड़े होकर जिस पर वे उड़ सके छू लेने को आसमान। तो इस प्रकार की कविताएं हैं जहां अपना जो दर्द है, अपना जो गांव गिराव है, अपनी जो जमीन है उसको खोजने की, उसको जानने की जद्दोजहद, उसके बदलाव को समझने की जद्दोजहद है,
वो इनकी कविताओं में है। इसके अतिरिक्त भी बहुत प्रकार की कविताएं हैं। जैसे एक दूसरे प्रकार की कविता देखते हैं जो कि स्त्री पर है, प्यार करना शीर्षक। एक स्त्री का तुम्हें प्यार करना होता है स्वेटर बुनने की तरह, एक एक धागा करीने से पिरोया हुआ, एक या साधारण सी दाल पकाने जैसा, जिसमें आ जाता है जादुई स्वाद सिर्फ पानी में उसके नमक और हल्दी मिलाने मात्र से, या फिर घर को घिस घिस कर चमकाने की तरह ताकि ना बचे मलिनता किसी भी कोने अंतरे। उसका तुम्हें प्यार करना है दर्द से ढवकते फोड़े पर गर्म पुलिटिस रखने जैसा। तुमने कभी नहीं ऐसा किया होगा महसूस कि बुखार से तपते तुम्हारे माथे पर हाथ फेरते वह तुम्हें प्यार ही कर रही होती है। उसके प्यार की भाषा मौन की भाषा है और तुम दिन रात अभ्यस्त हो भटकने में आवाजों के जंगल में। तो इस प्रकार की कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं। परिंदे प्रकाशन से ही इनका कविता संग्रह छपा है, कविता के बहाने। तो देखा जाना चाहिए, ये तो मिल सकता है। अ, इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे इसमें, जहाँ से इसको मंगाया जा सकता है। बढ़िया किताब है और जो कविता के नई कविता के शौकीन हैं उनको देख सकते हैं। और इसके बाद में वो 2 किताबें जो काफ़ी चर्चित रही हैं और इससे पहले भी हमने इस किताब पर बात की है, और वो बड़ी ही प्रसिद्ध किताब है महेश पुनेठा जी की, अब पहुँची हो तुम। इस किताब में कुछ कविताएं मुझे बहुत प्रिय, चूँकि मेरा स्वभाव घुमक्कड़ी का है और मैं नई-नई पगडंडियों पर चलता हूँ, घूमता हूँ। तो ऐसी ही कुछ कविताएं हमें इनके यहाँ मिलती हैं, वो एक घूमने का एहसास भी दिलाती हैं, घूमने को संवेदनाओं से जोड़ती भी हैं और स्थानीय चीज़ों को अलग से एक पहचानने की दृष्टि भी देती हैं। तो ये कविताएं हैं इनकी। अब पहुंची हो तुम, ये तो बड़ी प्रसिद्ध कविता इनकी रही है। अब पहुंची सड़क तुम, अब पहुंची हो गांव, जब पूरा शहर गांव शहर जा चुका है, ठीक है। तो लेकिन ये अर्ध सत्य वाली कविता है, जिसको मतलब अधिकतर केवल इन 2-3 पंक्तियों के माध्यम से ही जाना जाता है। कविता इससे कहीं आगे है, उसको पढ़ा जाना चाहिए और उसको महसूस किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन खैर इस पर आज बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये किताब पहले पढ़ी जानी चाहिए इस पे, और फेस टू फेस बात होनी चाहिए इस किताब पे। बहुत सारी परतें खोलती है किताबें। तो इसकी 2 कविताएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ी अच्छी लगी मुझे कविताएं। एक है ठिठकती स्मृतियां। स्मृतियों से मेरा जुड़ाव रहा है, तो मुझे इस प्रकार की चीजें आकर्षित करती हैं, चाहे वो गद्य में हो और पद्य में हो। मेरे गांव के पास से गुजरती हुई एक सड़क फैल रही है, एक नदी सिकुड़ रही है। एक सड़क फैल रही है, एक नदी सिकुड़ रही है। इस फैलने और सिकुड़ने के बीच कहीं बचपन की स्मृतियां ठिठक रही है। ठिठकी स्मृतियां ढूंढ रही हैं उन किनारों को जहां संगी साथियों के साथ गाय बछियों को चराया करते थे, जहां मई जून के तपते दिनों में भी झलुआ काली सेती ढूंढ लेती थी हरे घास के तिनके। गाजियों पराल नलों के अभाव में भी पल जाते थे गोठ भर जानवर। नहीं पड़ती थी चारा खरीदने की जरूरत, जहां मिल जाती थी सूखी लकड़ी, गोबटोले जिनसे शाम तक भर लेते थे एक डोका या बोरी। बन जाता था 2 वक्त का भोजन। जाड़ों के दिनों में हिसालू, किरमोड़े, घिंगारू की जड़ों को खोद बना लेते थे तापने के लिए लकड़ियों का ढेर। गजब की राख होती थी उनमें, ह्यून की बारिश और बर्फबारी में उन्हीं का सहारा होता था। ठिठकी स्मृतियां ढूंढ रही हैं उन जगहों को जहां नदी का पानी रोक बना लेते थे एक अस्थाई ताल, और जेठ की दोपहरी में घंटों डुबकियां लगाया करते थे, एक दूसरे पर पानी उलीचते खूब मस्ती करते थे, जहां पत्थरों के नीचे छुपी मछलियों को घेर कर पकड़ते थे। शाम की सब्जी का जुगाड़ हो जाता था। ठिठकी स्मृतियां ढूंढ रही हैं उन बंजर खेतों को जहां एक बड़ा पत्थर खड़ा कर अखरोट के पेड़ से बने बल्ले और पुराने कपड़ों को सिलकर या पॉलीथीन गलाकर बनाई गई गेंद से क्रिकेट खेला करते थे। प्यास से बना गला प्यास से गला सूखने पर दौड़ पड़ते थे बंजर खेतों के किनारे में बने चुपटौले की ओर। दोनों हथेलियों को मिला पानी से भर लेते थे लंबी घूंट। कितना स्वादिष्ट लगता था पानी। कोल्ड ड्रिंक से प्यास बुझाने वाले नहीं समझ सकते हैं। सुपारी की तरह आमले चबाने के बाद इस पानी का मीठापन आज भी भुलाए नहीं भूलता है।
ठिठकी स्मृतियां ढूंढ रही हैं उस चियोरे के पेड़ को जिसके मकरंद भरे फूलों की खुशबू दूर से ही हमें अपने पास बुलाती थी। बड़े चाव से चूसा करते थे उन फूलों को, मन तक मीठा हो जाता उनके मकरंद से। जिन दिनों चियोरे के फल पकते बीन बीन कर खाते, गुठली जमाकर घर ले जाते, उसके बने घी से त्योहारों का पकवान तलते। ठिठकी स्मृतियां ढूंढ रही हैं काले हिसालू की झाड़ी को, जो उन दिनों भी एक दो कहीं दिख जाती थी। गुलाबी हिसालुओं के तोपों के बीच जिसका फल ऐसा फपता था जैसे गुलाबी चेहरे पर काजल का टीका। मगर ठिठकी स्मृतियों को भीमकाय मशीनों से दरकते पहाड़ों, टूटते पत्थरों और धूल मिट्टी के बवंडर के बीच कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मतलब पूरा दर्द है पहाड़ का, पूरा पहाड़ का दर्द, नदियों का सिमटना, सड़कों का चौड़ा होना, और इस सिमटने और चौड़े होने के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका समाप्त हो जाना इस कविता को एक दर्द से भरता है। तो इसको तभी महसूस किया जा सकता है जब कवि से बातें हों, वहां पर जाकर देखा जाए चीजों को, तब कविता वास्तव में सजीव बनती है। और मैंने ऐसा दोनों काम किए हैं, मैं कवि से भी मिला हूँ, बात भी की है, और उन जगहों को भी देखा है जिनकी बात बार बार महेश जी की कविताओं में की गई है। तो इस दृष्टि से ये कविताएं और ये किताब बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। एक और कविता है, कविता इनकी भीमताल। भीमताल एक पर्यटन स्थल है, और जब बाहरी व्यक्ति जाता है तो उसको प्राकृतिक सुंदरता या एक बाजारीकरण की दृष्टि से ही देखता है कि जिस तरीके से भीमताल भीमताल चिल्लाया जाता है। तो लेकिन कविता थोड़ा कुछ और बयां करती है। कविता वो प्रस्तुत करती है जो हम खुली आंखों से, बंद बुद्धि से नहीं देख पाते हैं कई बार। खैर, विमर्श की बातें हैं, चलती रहेंगी, लेकिन कविता पहले है। भीमताल। देखा तुझे बहुत नजदीक से, महसूस किया रूप रस गंध और स्पर्श, साथ रहा तेरा जितने भी दिन, नित नई ताजगी का हुआ एहसास। कोहरे में लिपटा साथ तेरे और बारिश में भीगा भी, रह रहकर आता है याद धूप में मुस्कुराना तेरा। हवा के स्पर्श से रोमांचित हो उठना, मौन वार्तालाप चलता रहा तुझसे, एक कैनवस सी फैली तू, हर पल एक नया चित्र होता जिसमें ना जाने कौन था वो, पुराने को मिटा नया बना जाता था जो। चुपचाप सुबह जहां तैल रंगों से बना लैंडस्केप होता, शाम के आते आते वहां बिजलियों के पेड़ उगाते, और चांदनी रात में चांद दिख जाता खुद को निहारते हुए तुझ में। आसपास बनी रहती थी जो हलचल, याद हो आती है वो पल पल, वो भुट्टा भूनता हुआ अधेड़, छोटे छोटे बच्चे हाथ बटा रहे होते जिसका कितना प्यार से देता था भुना भुट्टा नींबू और नमक लगाकर। एक बात में रखा, पूछता आत्मीयता से, कहाँ से आए हो बाबूजी, कैसा लगा तुम्हें यहाँ आकर। फिर आग्रह करता एक और भुट्टा खाने का, भुट्टे के स्वाद सा व्यवहार उसका। वो नुक्कड़ में चाय वाला जो गिलास में चीनी फेंटते फेंटते बताता अपनी और अपने इलाके की बहुत सारी बातें। बाबूजी, यह झील नहीं होती तो कैसे चलता अपना गुजारा, कहाँ से होता आप लोगों से मिलना, कहाँ ये बत कही ये बतियाता वो हम हो या उसके पौने। वो नाव वाला चप्पू खींचते खींचते जो बताता था, बाबू साहब कितना भरा रहता था इसमें पानी कुछ बरस पहले तक। वो पल्ले किनारे तक डबाडब, खाली जगह नहीं दिखती थी ऐसी। पीढ़ी गुजर गई हमारी तो नाव चलाते चलाते, उस समय से चला रहे हैं जब इक्का दुक्का होटल और मकान थे यहाँ। अब तो जहां देखो होटल ही होटल, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट। वो जाल डाले, वो कांटा बिछाए मछुआरा जो बैठा दिख जाता इंतजार में अक्सर, जो देखता रहता हर चहल पहल को इधर उधर की, जो हंसी ठिठोली करता साथी मछुआरों से किसी विदेशी मैम को देख। दिखता है जब तेरा सिमटना सिकुड़ना, घूमने लगते हैं आंखों के सामने इन सब के मुरझाते हुए चेहरे, पर तुझे बचाएंगे तेरे जन ही, रिजॉर्ट या होटल के मालिक नहीं।
तो भीमताल का जो दर्द है, जो बातें हैं, जो वहाँ के लोगों की संवेदनाएँ हैं, वो कैसे देखिए किसी कवि की वाणी में समा जाती हैं। तो ये एक जो किताब है, ये जो संग्रह है, मुझे लग रहा बहुत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको तो पढ़ना ही चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आज की जो अंतिम किताब है कविता की, वो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जिनको साहित्य अकादमी से नवाजा गया है। और हम ग्रेजुएशन के दौरान जब स्नातक कर रहे थे तब उनसे मिले थे और उसके बाद एक बार और मिले थे। उसके बाद जिस तरीके से उनकी असमय मृत्यु हुई, बड़ा असहनीय था हम सबके लिए। और वो थे हमारे प्यारे बीरेन दा, यानी बीरेन डंगवाल जी, बरेली के रहने वाले। बीरेन दादा को कौन नहीं जानता है। तो उनकी जो कविताएं मैंने बहुत दिनों तक नहीं पढ़ी थी और ना ही मैं पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि उनसे एक दूसरा ही रिश्ता था, एक स्नेहिल रिश्ता था। लेकिन बाद में जिस तरीके से मुझे कविता पढ़ने को मिली नवारुण से, भाई जी ने जो भेजा मुझे ये संग्रह, पूरा संग्रह है उनका, पूरी सारी कविताएं उनका संग्रह पूरा समग्र है। तो इस समग्र को जब मैं पढ़ा तो कई बार रोमांचित हुआ, कई बार अलग अलग संवेदनाओं में, अलग अलग भाव में मैं खोया हूँ। तो जैसे कई बार बरेली वालों को ही नहीं पता होता कि हमारे यहाँ एक ऐसा नगीना था। बरेली हमारा कमर्शियल पूंजीपतियों का शहर है, तो यहाँ पर संवेदनाएं और संस्कृति का अभाव है और खूब ज्यादा अभाव है। मुझे वो गहराई संवेदना की यहाँ नहीं दिखी जो हमारे पास के शहर शाहजहाँपुर में दिखती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि निरा शुष्क ही है, शुष्क भी नहीं है, हैं भी कुछ ऐसे। लेकिन खैर चलिए, ये तो बहुत बात की चीजें हैं, बिला मतलब की चीजें कह सकते हैं। हमें क्या है, हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले हैं और कविताओं से हमारा या साहित्य से जुड़ाव है। तो ये किताब है, इनका संग्रह है, नवारुण प्रकाशन से छपा गया है, पेपरबैक भी है शायद। तो इसको पढ़ा जाना चाहिए और जो भी साथी बीरेंदा को अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ कविताएं हैं इनकी, सुनाता हूँ। कम तोप कविता है, और मैंने ये तोप जाकर देखी इस किताब कविता को पढ़ने के बाद। जब मैंने इसको पढ़ा उसके बाद में गया, हमने चलो देखते हैं, और मैं अपने एक दो बच्चों को समझाया जाके, हमने देखो इस तरीके से उन्होंने एक कविता लिखी थी। तोप, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है तो कि मैं बड़ी जवार, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के छज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे उसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही होता है उसका मुंह बंद। देखिए, मतलब पूरी कविता का निचोड़ रख दिया लास्ट में। कितनी भी बड़ी हो तो एक ना एक दिन उसका होता ही मुंह बंद। आप देखिए, समय काल से परे चली जाती है कविता। आप प्राचीन में चले जाइए, वर्तमान में देखिए, भविष्य में भी इन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अंततः उसका मुंह बंद होता ही